नमस्कार। मेरा नाम रचना वंशी है और मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं और आप मिलकर के ऐसे ही साहित्य सृजन से जुड़े रहें और ऐसी महान कृतियों से जुड़े रहें हिंदी और हिंदुस्तान की जो मूल प्रवृत्ति को दर्शाते हैं और इसमें अपना थोड़ा बहुत योगदान श्रोता और वाचक के तौर पे देते रहें। आइए सुनाती हूँ मैं आपको गोदान का अगला भाग, जो कि मेरे ख्याल से 72nd चैप्टर है। इतने सारे चैप्टर हो गए हैं कि मुझे एकदम क्रमशः याद नहीं रहता है, किंतु मुझे ऐसे लगता है कि 72वां ही अध्याय में आपको सुनाने जा रही हूँ। 72वां अध्याय सुनाने से पहले मैं आपको 71वें का थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि क्या हुआ 71वें में। 71वें में ये हुआ कि पिछले 3-4 अध्यायों में प्रेमचंद जी ने हमको झुनिया और गोबर के जीवन के छोटे से जीवन के परिधि में हमको रखा, यानी पाठकों को रखा। गोबर और झुनिया के रिश्तों में पहले बच्चे के जाने के बाद, यानी उसकी मृत्यु के बाद जो ठंडापन आ गया था, जो रूखापन आ गया था, उसमें भारी नाटकीय बदलाव हुआ। कैसे हुआ वो 71वें अध्याय में मैंने आपको सुनाया कि हुआ ये था कि मिल मालिकों ने साजिशन पुराने हड़ताली मजदूरों को निकाल बाहर किया और पुराने हड़ताली मजदूर उसमें थे। उनका यह मानना था कि जब नए आएंगे तो थोड़े थोड़े करके आएंगे और वो उनको आने नहीं देंगे और दबाव बना करके वो मिल मालिकों से अपना वेतन बढ़वा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिल मालिक ज्यादा उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में नए मजदूरों की भर्ती कर ली और नए मजदूर और पुराने मजदूरों में जब संघर्ष हुआ मिल के बंद हो जाने पर, मिल के गेट पे, तो उस संघर्ष में, उस आपाधापी में हिंसा हुई और उसमें गोबर इतना ज्यादा चोटिल हो गया कि उसके जीवन के लेने के देने पड़ गए। वो जब घायल होके घर आया तो झुनिया बहुत दुखी हुई और उसने लेकिन दिन रात एक करके गोबर की सेवा की। ये हमने सुना, मैंने आपको सुनाया। न केवल सेवा की, बल्कि चूंकि गोबर एकमात्र उसके घर का जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति था, जो जिसकी वजह से रोजी रोटी चल रही थी, वो जब चारपाई पे आ गया तो झुनिया ने घास काट करके धनोपार्जन भी किया और गोबर की सेवा भी की। इस पूरे नाटकीय अंतरण से ये हुआ कि गोबर और झुनिया के बीच के जो रिश्ते की खलिश थी वो खत्म होती दिखाई दे रही हम लोगों को। और गोबर बार बार पश्चाताप कर रहा है। न केवल पश्चाताप कर रहा है मन में, बल्कि बार बार वो क्षमा याचना कर रहा है, माफी मांग रहा है झुनिया से और कह रहा है कि अब उसका व्यवहार बदल जाएगा और वो अब ऐसे नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। एक और चीज मैं आपको जरूर बता दूं, चूंकि मेरे मन को बहुत छुई है, वो कि चूहिया का जो हमने नया महिला किरदार देखा था, उसने अपने स्वभाव के अनुसार ही इस बार भी झुनिया और गोबर के जीवन में बहुत सार्थक भूमिका अदा की। उसने बच्चे को संभाला, तब कहीं जाके झुनिया गोबर की सेवा कर पाई और उसको, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मौत के मुंह से निकाल के लाने में झुनिया का योगदान है, लेकिन चूहिया का भी है, क्योंकि उसने बहुत सहायता की झुनिया की और तब कहीं जाके झुनिया वो सब कर पाई जो उससे अपेक्षित था। अब मैं आपको सुनाती हूँ आज 72nd चैप्टर, जो कि फिर से मिल और मजदूरों की ही बात होने वाली है। सुनिए। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था, जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायत सुनने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन यह तो नहीं हो सकता था कि वे शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने के लिए वो तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों का स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है कि कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों में ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़ा भी न मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही समझेंगे। फिर अपना वेतन वो कैसे कम कर सकते थे? और कंपनियों को देखते हुए उन्होंने अपना वेतन बहुत कम रखा था। केवल 1000 रुपया महीना लेते थे, कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वे इतना लेते तो मिल का संचालन भी तो करते थे।
मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से और प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैलने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक की जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए, और सच पूछो तो वो संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो मूर्ख हैं, बछिया के ताऊ। शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर यह नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें, और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उसमें से उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगा तो वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे। कहाँ की बात, और वह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वे अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वे उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह नहीं थी, उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। पर न राय साहब की उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके एक एक काम का समर्थन करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह थे डॉक्टर मेहता। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नजरों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी। फिर से सुनिए, मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना ही समझा। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वो खूब रोते और रोए थे, लेकिन थी तो वो खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वे कभी उनके विलास के आवरण को भेद कर उनके अंतःकरण तक पहुंच ही नहीं पाई। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव भेजती तो स्वीकार नहीं करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दोरुखी था। एक ओर वे त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास के और प्रभुता के भी। कौन सा उनका असली रुख था ये कहना कठिन था। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा भाग सेवा और सहृदयता से बना हुआ था और मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर इस उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम भी अपनी उद्दंडता और हट के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें यह संदेह होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वो देख नहीं सके या जिसे देखने की उनमें क्षमता नहीं थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार कर उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता से ही उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को वो सोते थे, घड़ी रात उठ जाते थे। कैसा भी काम हो, उनके लिए कहीं न कहीं से वो समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो, यूनिवर्सिटी डिबेट हो, ग्राम में संगठन हो या किसी शादी का निमंत्रण हो, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वे पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार की क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली के जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीजें भी उगाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वो उन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मंजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां 1 मिनट भी आप रह नहीं सकते। तो आपको अगर आप 1 मिनट भी वहां रह जाएं तो आपको कैं हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी।
कपड़े जो वो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी नहीं पोंछेंगे। खाना जो वो खाते हैं वो आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है, आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं। कितनों ने ही अपना सर्वस्व इसी मिल की भेंट कर दिया और इसके नफे के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि उसके नफे को ही जीवन का आधार समझा जाए। हो सकता है कि नफा कम मिलने से उसे अपना एक नौकर कम करना पड़े, उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा नहीं रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा होता है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकारनाथ ने कही थी, मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी, यहाँ तक गोविंदी ने भी मजदूरों का ही पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह नहीं की थी। लेकिन मेहता के मुंह से यही बात सुनकर वो प्रभावित हो गए। ओंकारनाथ को वो स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भावना की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से इस विषय में राय ले ली है? खन्ना ने सकचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय है? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। और आप उस विदेशी को अयोग्य समझते हैं? उस वक्त मालतिया पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है, सभी चीजें अपने हाथ से पकाई हैं, आपको न्योता दे देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कौतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो खुद कभी अपने जूते नहीं पहनती, जो खुद कभी बिजली का बटन नहीं दबाती, विलास और विनोद ही जिसका जीवन है। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि आप पाक कला में भी निपुण हो सकती हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंख मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु नहीं थी। मालती झेपी नहीं। इस संकेत का आशा समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई है, इसलिए कि मैंने तो पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की पर्दी में देखा था उससे ये कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। कहकर मालती ने बात अधूरी छोड़ दी। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने विश्वासों का ढिंडोरा पीटता फिरे। सुरुचि का भी ध्यान उसे नहीं रहता। बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते। वे कड़ी और कड़वी आलोचना तो शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बन जाते हैं। मुंह से जरा से निकल आता था जैसे कोई फप्ती कस दी गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके, वो बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी। व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना उन्हें आता न था। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर उसे पहनने के लिए वो अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे प्रकट किए बिना वो चैन नहीं पाती थी। काफी लंबा चलने वाला है ये मालती और हिमाचल, माफ कीजिएगा, मिस्टर मेहता और मालती और खन्ना का ये प्रसंग। तो इसलिए जो है अब मैं आपको यहीं छोड़ रही हूँ। अगले अध्याय के लिए बने रहिएगा। थोड़ा सा अंतराल हो जाएगा, मैं आपको बता करके जा रही हूँ। व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको अगला अध्याय न सुना पाऊं, लेकिन उससे अगले अध्याय जरूर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी अगला अध्याय लेकर के।